ओ 132 हिंदी। अध्याय 811 स्पार। सारा। जब मैं उसे घर से बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी दो गुस्से भरी आवाजें गूंजी। मैं उससे बहुत तंग आ चुका हूं। अगर वह मेरे घर में मेरा अपमान करेगी और मैं उसे सहता रहूंगा तो मैं उसे बर्दाश्त करूंगा। मेरी अपनी सीमा है और अगर वह उसे लांघती रहेगी तो मुझे गुस्सा आएगा, नहीं तो वह मुझे मनहूस समझेगी, जिस पर वह बार बार रोन सकती है। सारा, मेरे बॉयफ्रेंड से माफी मांगो या हमारे जाने तक अपार्टमेंट के बाहर इंतजार करो, रेचल ने कहा। वह बहुत गुस्से में लग रही थी, इतना गुस्सा कि कोई बेहोश लोगों को उसके शरीर से गुजरते हुए आग जलाते हुए देख सकता था। मैंने उसे पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। सारा भी उसके गुस्से के विस्फोट से काफी हिल गई थी। यहाँ मौजूद हर कोई न केवल उसके तीव्र क्रोध से स्तब्ध है, बल्कि उसके द्वारा बॉयफ्रेंड शब्द के प्रयोग से भी आश्चर्यचकित है, विशेषकर अब जब वह जा रही है। उसने गुस्से में अपना मुंह खोला लेकिन उसके चेहरे पर भाव देखकर उसे बंद कर दिया। जैसे ही मैंने देखा उसका गुस्सा अनिच्छा में बदल गया, मैं उसकी आंखों में बहुत गुस्सा देख सकता था जो शायद हर चीज के लिए उसे दोषी ठहरा रहा था। मुझे खेद है, सारा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मैं मुश्किल से उसे सुन पा रहा था। मैं वास्तव में उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन राहेल और जिम को मेरी ओर देखते हुए मैंने सारा की ओर सिर हिलाया। चलो खाना खाते हैं, रेचल ने फिर कहा, और इस बार सभी ने चुपचाप सिर हिलाया और रसोई की मेज की ओर चल दिए। जिम के समूह के साथ आए दो लोग हॉल में इंतजार करने की योजना बना रहे थे, लेकिन रेचल को देखकर उन्होंने रेचल के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। मुझे कहना होगा, माइकल, तुम्हारी खाना पकाने की कला में बहुत सुधार हुआ है। जिम ने इसकी प्रशंसा की। सारा ने उसे घूर कर देखा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। धन्यवाद, मैंने कहा। पिछली बार जब जिम ने मेरे हाथ का बना खाना खाया था तब मैं खाना बनाने में काफी नौसिखिया थी, लेकिन अब मैं काफी माहिर हो गई हूँ, इसलिए आमतौर पर वह बदलाव महसूस करेगा। अन्य लोग भी भोजन का आनंद ले रहे हैं, जिनमें सारा भी शामिल है, जो उस पर गुस्सा है, लेकिन फिर भी वह एक के बाद एक निवाला खा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन लोगों को भोजन पसंद नहीं आया, वे थे सफेद कमीज पहने दो व्यक्ति जिनके चेहरे पर तटस्थ भाव थे, लेकिन फिर भी कोई यह बता सकता था कि उन्हें भोजन बहुत पसंद नहीं आया। खैर, मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता, वे मध्य महाद्वीप से आए शक्तिशाली विकासकर्ता हैं और उन्होंने ऐसे व्यंजन खाए होंगे कि अगर मुझे उनकी गंध आ जाए तो मैं विस्फोट कर दूंगा। डिनर चुपचाप चल रहा था, तभी अचानक रेचेल के पूर्व प्रेमी ने कहा, तो माइकल, मैंने सुना है कि तुम भी गोल्डन एलीट बन गए हो, क्या तुम डिनर खत्म होने के बाद थोड़ी बहस करना चाहोगे? सैमुअल ने कहा। यह सुनकर मैं काफी हैरान हो गया। एकमात्र व्यक्ति जो जानता था कि मैं गोल्डन एलीट बन गया हूं, वह है रेचल, और जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसने अपना सिर हिलाया और उन दो लोगों की ओर देखा जो हमारे सामने बैठे थे। रेचल ने मुझे बताया था कि इन लोगों को महाद्वीप के रिकॉर्ड तक पूरी पहुंच है और वे जो कुछ भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अगर वे मेरी जानकारी देखना चाहते हैं तो यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और वह देख सकती है। वह दो लोगों को घूर रही है जो खाने की आड़ में इसे टाल रहे हैं। जरूर, मुझे खुशी होगी, मैंने कहा, हालांकि रेचल नहीं चाहती थी कि मैं निमंत्रण स्वीकार करूं। रेचल ने आह भरी, जैसे उससे पहले से ही पता था कि मैं हार जाऊंगा। मैं ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने केवल इतना कहा था कि मैं गोल्डन एलीट बन गया हूं, और यदि उसने मुझे लड़ते हुए देखा भी होता तो वह मेरी शक्ति को सामान्य 3 स्टार एलीट के बराबर समझती, जो कि जिम के बराबर है, जो कि सबसे कमजोर है। राहेल ने मुझे बताया था कि मध्य महाद्वीप से आए ये दो लोग इन चारों का उस दिन से मार्गदर्शन कर रहे थे जिस दिन से उन्होंने अपनी विरासत को सक्रिय किया था, और यदि राहेल ने कुछ दिन रुकने पर जोर न दिया होता तो वे उसी दिन मध्य महाद्वीप के लिए निकल गए होते। रेचेल के विपरीत, जो मुश्किल से गोल्डन एलीट बनी थी, ये सभी लोग 3 स्टार गोल्डन एलीट हैं, और एक तो 4 स्टार गोल्डन एलीट भी बन जाता है। जब रेचेल ने मुझे पहले उनकी प्रगति के बारे में बताया तो मैं चौंक गया। मुझे पता है कि 2 स्टार गोल्डन एलीट की ताकत पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, लेकिन ये लोग पहले ही 3 और 4 स्टार गोल्डन बन चुके हैं। लंच आधे घंटे तक और चला। मेरे अलावा वहां काफी चहल पहल थी और हर कोई काफी सक्रियता से बात कर रहा था। दोपहर का भोजन अद्भुत था माइकल, जिम ने खाना खत्म करते हुए कहा। मैं बस मुस्कुराया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तारीफ मिलेगी, खासकर इन लोगों से, लेकिन जिम से यह पाकर मुझे अच्छा लगा। अब जब लंच खत्म हो गया है तो चलो अभ्यास के लिए चलते हैं।
सैमुएल ने कहा, और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मैंने पाया कि मेरे सामने का दृश्य गायब हो गया और मेरी आंखों के सामने बिल्कुल नया दृश्य प्रकट हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया जब मैंने पाया कि मेरी इच्छा के बिना ही मुझे टेलीपोर्ट कर दिया गया। अगर उन्होंने मेरी अनुमति मांगी होती तो मैं वैसे भी हाँ कह देता और उच्च स्तरीय विशेषज्ञों की शक्ति पर भी आश्चर्यचकित होता जो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे केवल गुस्सा आ रहा है। मैं जिस जगह पर गया हूं वह एरेना है, जो अब तक का सबसे बड़ा एरेना है। ये गोलाकार है और इसका व्यास 1 किलोमीटर है। अगर मैं सही हूं तो यह एडवेंचरस पैराडाइज के एरेनास में से एक है, जिसमें केवल एस क्लास गिल्ड के गिल्ड मास्टर्स और पावरहाउस ही एडवेंचर्स पैराडाइज में छिपे हैं। सम्माननीय अतिथि, आपका स्वागत है, स्वागत है, एक चापलूसी भरी आवाज ने कहा, और अगले ही पल मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी और औरत हमारे बगल में दिखाई दिए। जब मैंने बूढ़े आदमी को देखा तो मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि यह मिल्फ्रेड शहर का ओवरसीयर है। मिल्फ्रेड शहर का सबसे शक्तिशाली पावरहाउस। मैंने पूरे शहर में उसके अनुमान लगाए हैं। उन तस्वीरों में वह राजसी और गरिमा में दिख रहे थे, लेकिन अब इन दो लोगों के सामने वह एक वफादार कुत्ते की तरह चापलूसी कर रहे हैं। मुझे आशा है कि सब कुछ आपकी पसंद के अनुसार होगा, उसने चापलूसी से कहा। यद्यपि हमारे घर पर जो कुछ है उसकी तुलना में ये बिल्कुल बेकार है, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों के लिए यह पर्याप्त होगा। सफेद सूट पहने व्यक्ति ने अहंकार से कहा। मैं उनके रवैये में आए 360 डिग्री के बदलाव को देखकर काफी आश्चर्यचकित हूँ। राहेल और अन्य लोगों के प्रति तो वह पूरी तरह विनम्र है, लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति के प्रति वह पूरी तरह से अहंकारी है, उसे जरा सा भी सम्मान नहीं देते। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि बूढ़े व्यक्ति को अपनी सुविधा के प्रति किए गए अनादर की कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वो सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर और भी अधिक चापलूसी से मुस्कुराए। बेशक बेशक, ये पुरानी और घटिया चीजें स्काई सेबर की अत्याधुनिक सुविधाओं की तुलना कैसे कर सकती हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने हमें तुरंत सूचित करके बहुत अच्छा काम किया है। आपका स्थानांतरण आदेश तैयार है, और एक बार जब आप वापस कंटेनमेंट पहुंच जाएंगे तो आपका संगठन आपको अपना इनाम प्रदान करेगा। महिला ने कहा। सफेद, उसका स्वर आदमी की तुलना में भी अधिक अभिमानी था। उसके शब्द भले ही विनम्र लगे, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लगता था जैसे वह किसी आदमी से नहीं बल्कि कुत्ते से बात कर रही हो। उसे देखकर मुझे ग्रिम मॉन्स्टर्स याद आ गए। वे हमेशा ऐसे ही व्यवहार करते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद मैडम। सर मार्कस हमेशा आभारी रहेगा, ओल्डमैन ने दो लोगों के सामने झुकते हुए कहा। ओल्डमैन का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे उल्टी आने लगी। मैं इस तरह का व्यवहार करने के बजाय मरना पसंद करूंगा, मैंने सोचा जब मैंने बूढ़े व्यक्ति का व्यवहार देखा। हम चलें, सैमुअल ने मुझे एरेना की ओर आमंत्रित करते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया और उसके साथ बड़े एरेना की ओर चल दिया। FREOMEGA-abnormal.com। ये सिर्फ एक बड़ा अखाड़ा है, शूरवीरों के बीच लड़ाई के लिए एकदम सही। खैर, मैं चाहूंगा कि मेरा प्रतिद्वंद्वी उस प्रतिद्वंद्वी से ज्यादा शक्तिशाली हो जिसे मैं सिर्फ एक चाल में ही हरा सकता हूं। ऐसा लगता है कि मुझे काफी प्रभाव डालना होगा ताकि ज्यादा शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी लड़ने के लिए आ सके। जल्द ही हम एरेना के केंद्र में पहुंच गए और एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपना टोटेम आर्टिफैक्ट निकाला और महसूस किया कि इसकी शक्ति मेरे शरीर के हर इंच में फैल रही है। मुझे विशालकाय तलवार निकालते देख वह काफी हैरान लग रहा था। मैंने सोचा था कि मुझसे लड़ने की पेशकश करने से पहले उसने कुछ शोध किया होगा, लेकिन उसके हैरान चेहरे को देखकर मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। जिम ने आश्चर्य से पूछा, माइकल ने लाइट स्वॉर्ड की जगह ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड का इस्तेमाल कब से शुरू कर दिया? जब वह अपना टोटेम आर्टिफैक्ट बना रहा था तब कुछ दुर्घटना हो गई थी, रेचल ने जवाब दिया और उसने माइकल को चिंतित भाव से देखा। ठीक है, उसे अपनी रक्षा के लिए अपनी बड़ी तलवार का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वह एक ही चाल में हार जाएगा, सारा ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। यह सुनकर कि राहेल ने उसे घूर कर देखा था, इससे पहले कि वह लड़ाई में वापस आ जाती। आपको एक टोटेम आर्टिफैक्ट निकालना चाहिए, मैंने सैमुएल से कहा, जिसे आपके भंडार से एक सामान्य ब्लैक सेबर निकालना था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि यह कृपाण इस लड़ाई के लिए पर्याप्त से ज्यादा होगी। सैमुएल ने कृपाण को अपने हाथों में सहजता से घुमाते हुए कहा। स्पष्ट रूप से मुझे हराने के इरादे से उसे अपने टोटेम आर्टिफैक्ट का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। चलो शुरू करते हैं, मैंने कहा, और जब मैं अचानक अपनी जगह से गायब हो गया तो उसने सिर हिला दिया। सैमुअल के चेहरे पर हैरानी तब दिखी जब उसने अपने कंधे पर रखी विशालकाय तलवार को देखा।
जो उसकी गर्दन से बस थोड़ी ही दूरी पर थी। जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि उसने माइकल को अपने बगल में एक प्रेत की तरह देखा, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने अपने कंधे पर एक कुचलने वाली तलवार देखी। उसके कंधे पर रखी तलवार इतनी भारी है कि वह अपने शरीर को उसके भार से हिलने से नहीं रोक पा रहा है। तुम हार गए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी तलवार उसके कंधे से उतार ली। अभी क्या हुआ था? मैक्स ने उस लड़ाई को देखते हुए कहा, जो 1 सेकंड में ही खत्म हो गई थी। ऐसा तब होता है जब कोई अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकता है, सफेद कपड़ों वाली महिला ने कहा। सर सैमुअल ने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, भले ही उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी से अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया हो, क्योंकि उनका प्रतिद्वंद्वी उनसे एक स्तर ऊपर है। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने टिप्पणी की। माइकल 4 स्टार गोल्डन एलीट है, चारों ने एक स्वर में कहा। वे स्पष्ट रूप से चौंक गए। जब उन्हें पहली बार पता चला कि माइकल 3 स्टार गोल्डन एलीट है, तो वे चौंक गए क्योंकि यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वे स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कुछ ही दिनों में 3 स्टार गोल्डन एलीट बनना कितना कठिन है। वे ऐसा करने में सक्षम थे क्योंकि उन्हें शक्तिशाली संसाधन दिए गए थे, लेकिन माइकल को क्या मिला? वह तो बस कुछ दिनों के लिए लड़ाई में गया और 4 स्टार गोल्डन एलीट बन गया। चलो एक बार और लड़ते हैं, इस बार मैं किसी बात से विचलित हो गया, सैमुअल ने कहा जब माइकल ने सैमुअल्स के कंधे से तलवार उतार ली। बेशर्म, रेचेल और साराह खुद को ये कहने से नहीं रोक सकी, जबकि साराह और मैक्स ने निराशा में अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि कोई इतना बेशर्म और कड़वा हारने वाला कैसे हो सकता है कि उसे हार का सामना करते हुए भी स्वीकार न कर सके। पिछली बार मैंने उस पर नरमी बरती थी, लेकिन इस बार मैं उसे इतना कठोर सबक सिखाऊंगा कि वह फिर से हारने वाला बनने के बारे में भूल जाएगा। झगड़ा करना, सैमुअल ने कहा कि जब मैंने हमारे बीच दूरी बना ली थी, तो वह मुझे चौंका देना चाहता था। इस बार उसने कुछ भी नहीं रोका। ठीक उसके बाद वह मेरे सामने आया और उसने मुझ पर अपनी रहस्यमय विधि से हमला किया। डेथ कट, सैमुअल चिल्लाया और मुझ पर हमला कर दिया। उसका सेवर अंधा करने वाली सफेद लपटों में घिरा हुआ है। ये सफेद लपटें मुझे मौत का एहसास कराती हैं और मुझे अच्छी तरह पता था कि अगर वह भीषण आग मुझे छू गई तो मेरे मरने की काफी संभावना है। सैमुअल्स के क्रूर हाव भाव को देखकर ऐसा लगता है कि वह मुझे मारना चाहता है या कम से कम क्रूर सबक सिखाना चाहता है। अगर मेरा मारने का नियम उन पर कारगर होता तो मैं स्पष्ट रूप से समझ पाता, लेकिन दुर्भाग्य से उन पर बेकार होता। उन्हें न केवल अपनी शक्तिशाली विरासत का संरक्षण प्राप्त है, बल्कि उन दोनों ने उन्हें शक्तिशाली कलाकृतियां भी दी हैं, जिनसे उन्हें भेदने वाली इंद्रियों से बचने में मदद मिली है। मैंने उस कलाकृति को राहेल के हाथ में देखा है। जलते हुए कृपान को अपनी ओर आते देख मैं अपनी जगह से नहीं हिला। 3 स्टार गोल्डन एलीट और 4 स्टार गोल्डन एलीट के बीच शक्ति में बहुत अंतर है। अगर वह अपनी स्पीड टाइप मिस्टिक विधि पर निर्भर होता तो वह मेरी कुछ चालों का बचाव कर सकता था, लेकिन अब वह मेरे इतने करीब आ गया था। उसने अपनी हार मुझे पहले ही थाली में परोस दी थी। सुप, मैंने कृपान को अपने करीब आने दिया, और जब मैं उससे सिर्फ आधा मीटर दूर था तो मैं अपने स्थान से गायब हो गया और सैमुअल के पीछे आकर अपनी तलवार को पूरी शक्ति से उसकी पीठ पर घुमाया। मेरी तलवार को अपने पीछे आते देख सैमुअल के चेहरे पर भय छा गया और उसके पीछे एक हल्का पंख दिखाई दिया और वह बहुत तेज गति से दूर जाने लगा, लेकिन उसकी गति अभी भी मेरी तलवार से धीमी थी और मेरी तलवार पहले ही उसके पास पहुंच चुकी थी। सैमुअल के चेहरे पर भय गहरा गया क्योंकि उसने स्वयं अनुभव किया था कि तलवार कितनी भारी थी और कितनी तेजी से उसकी ओर आ रही थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी पीठ की हर हड्डी कुचल गई। वह ऐसा नहीं चाहता था और उसने अधिकतम गति से रनवे पर जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सका और तलवार ने अंततः उसे पकड़ लिया क्योंकि उसने महसूस किया कि तलवार उसे छू रही है। सैमुअल ने अचानक पीछे मुड़कर देखा क्योंकि जिस दर्द की उसे उम्मीद थी वह नहीं आया। माइकल की तलवार अपनी जगह पर जमी हुई थी। जब उसने माइकल की तरफ देखा तो पाया कि वह पूरी तरह से जम गया है, जैसे किसी ने उसे मूर्ति बना दिया हो। वह समझ गया कि क्या हुआ था और उसने सफेद वस्त्र पहने 2 लोगों की ओर देखा, फिर माइकल की ओर देखा जो मूर्ति की तरह जम गया था और अपना कोई भी अंग हिलाने में सक्षम नहीं था। क्या तुम मुझे हराने वाले नहीं थे? अभी मुझे हराओ। सैमुअल ये शब्द जोर से कहना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पिछले काम पहले से ही बेशर्मी भरे थे और अगर उसने फिर से कुछ बुरा किया और फिर वह रेचल के दिल से फिर से गिर गया, तो वह ऐसा नहीं करना चाहता था।
फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि वह उस घृणित व्यक्ति की स्थिति का आनंद नहीं लेगा जिसने राहेल को उससे छीन लिया। वह वाकई दयनीय लग रहा था, पूरी तरह से जड़वत, एक भी शब्द बोलने में असमर्थ। उसकी आंखें वाकई गुस्से से भरी हुई थीं। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी आंखों को नहीं बल्कि दो ग्लोब को देख रहा हूं जो गुस्से से जल रहे हैं। उसे तुरंत रिहा करो। मैंने एक क्रोधित आवाज सुनी और अगले ही क्षण मुझे बंधनों से मुक्त कर दिया गया। यह मेरे जीवन का सबसे अपमानजनक अनुभव था। अगर उन्हें उस कमीने को बचाना होता तो वे मेरी तलवार रोक देते, मुझे पूरी तरह से जमने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने न केवल ऊर्जा का एक पूरा पिंजरा बनाया जो मुझे मेरे स्थान पर बांधे रखता था। यह इतना शक्तिशाली था कि मैं चाहे जितना भी प्रयास करूं, 1 इंच भी हिल नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा मेरे अंदर भेजी। ये पूरी तरह से अपमानजनक था। उन्होंने अपनी बेहद मोटी ऊर्जा मेरे शरीर में भेज दी थी। मेरे शरीर और आत्मा के हर इंच से गुजरते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा हो। सबसे बुरी बात यह है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं बस अंतरिक्ष में पिंजरे में बंद होकर कुछ भी करने की क्षमता के बिना पड़ा हुआ हूं, और इससे मुझे खुद से बहुत नफरत हो रही है। उन लोगों से भी ज्यादा जिन्होंने मेरी निजता का पूरी तरह से उल्लंघन किया, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सारी सीमाएं लंघ दी हैं। अभी तो मुझ में उनकी तरफ देखने की भी ताकत नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर मुझ में ताकत आए तो मैंने खुद से वादा किया है कि जो अपमान मैंने सहा है उससे 100 गुना ज्यादा अपमान उन दोनों को सहना पड़ेगा। मैं बस अपने विचारों में खोई हुई थी जब कोमल बाहों ने मुझे घेर लिया और मुझे ये जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि किसने मुझे गले लगाया है। यह आरामदायक स्पर्श मैं कहीं भी पहचान सकती थी। मुझे खेद है, रेचेल ने मुझे कसकर गले लगाते हुए कहा। वह नहीं जानती कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन वह जानती है कि मुझे अपनी स्वतंत्रता कितनी प्रिय है। यह इस स्वतंत्रता के कारण ही है कि मैं वेस्ट ब्लड में किसी भी संगठन में शामिल नहीं हुई, जबकि वे मुझे बहुत से लाभ प्रदान करते थे। लेडी रेचेल, आपको इस बकवास पर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमने अभी उसका निरीक्षण किया था और पाया था कि उसकी चेतना बंद हो गई है। उन्होंने कहा, भले ही वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करे, वह केवल राजकुमार के स्तर तक ही पहुंच पाएगा। वह राजकुमार से ऊपर के स्तर तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। वह आपके साथ रहने के लायक नहीं है। उसकी आवाज खुशी से भरी हुई थी, जैसे उसने कोई रहस्य खोज लिया हो, और वह हॉल में बन रहे माहौल से पूरी तरह अनजान था। यहाँ तक कि बूढ़े आदमी और औरत, जो एक दूसरे से पूरी तरह से असंबंधित थे, ने भी चुपचाप अपना सिर हिलाया। आप, रेचल ने आखिरकार मुझे छोड़ दिया और उनकी तरफ देखा और गुस्से में कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। यह मेरी लड़ाई है और मैं इससे खुद ही लड़ूंगी। मुझे रेचल को रोकते हुए देखकर वे दोनों और भी अधिक मुस्कुराने लगे तथा उनके चेहरे और भी अधिक घमंडी हो गए, ये सोचकर कि उनकी शक्ति का अनुभव करने के बाद मेरे मन में उनके प्रति भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हारे जैसे कूड़े को लेडी रेचेल की छाया को भी देखने का हक नहीं है, महिला ने थोड़ी देर में कहा और उसने छोटी क्रिस्टल बॉल निकाली। यहाँ इस सीमा तोड़ने की विधि को अपनाओ और लेडी रेचेल के बारे में भूल जाओ। उसके पास अपनी महाकाव्य विरासत के कारण अनंत भविष्य था, जबकि तुम अपनी बंद चेतना के कारण हमेशा कचरा ही रहोगे। सफेद कपड़े वाली महिला ने घमंड से कहा और उसने एक छोटी क्रिस्टल बॉल मेरी ओर बढ़ाई। मैं देख सकता था कि रेचेल गुस्से से उबल रही थी और फटने ही वाली थी। तभी मैंने उसे फिर से रोका क्योंकि यह लड़ाई उसे नहीं लड़नी थी। धन्यवाद, लेकिन आपको इतनी कीमती विधि मुझे देकर उसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, हालांकि मेरे अंदर क्रोध का ज्वालामुखी उबल रहा था। हंसते हुए, लड़के, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो। तुम्हें लेडी रेचेल और तुम्हारे बीच के अंतर का कोई अंदाजा नहीं है। यदि आप बंद चेतना के साथ कचरा नहीं रहे हैं, तो भी आप अपने पूरे जीवन में लेडी राहेल को पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे, महिला ने थोड़ी देर में कहा और उसने क्रिस्टल वापस ले लिया। तुम्हें माइकल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह आसानी से मुझे पकड़ लेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। रेचल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर में महिला को नाक से खर्राटे आने लगे, लेकिन उसने दूसरों की ओर देखने से पहले खुद पर नियंत्रण कर लिया। सब लोग, हमने इस भगवान त्यागी जगह पर बहुत समय बर्बाद कर दिया है, चलो यहाँ से चलते हैं। सफेद कपड़े पहने महिला ने कहा। रेचेल कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कुछ कह पाती इससे पहले ही वह गायब हो गई और मुझे अपनी आखिरी कोमल मुस्कान दी, जो प्यार से भरी हुई थी। बेटा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ जो भविष्य में तुम्हें बहुत सी परेशानियों से बचाएगी।
बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह गरिमा की मुस्कान आ गई, जिसे मैंने प्रक्षेपण पर देखा था, लेकिन पहले उसके उल्टी करने वाले व्यवहार को देखकर मेरे मन में उसके लिए सम्मान की एक किरण भी महसूस नहीं हुई। वह लड़की सर्वोच्च संगठन में शामिल हो गई थी और उसके पास महाकाव्य विरासत थी जो हमारी दुनिया में शायद ही कभी दिखाई देती है। मेरी सलाह है कि उसे भूल जाओ, तुम कभी भी उसके बराबर नहीं आ पाओगे, भले ही तुम अपना सारा जीवन प्रयास करो। बूढ़े आदमी ने कहा। आपकी बहुमूल्य सलाह के लिए धन्यवाद सर, मैंने विनम्रतापूर्वक कहा और बाहर निकल गया, जबकि बूढ़े व्यक्ति ने केवल दया से अपना सिर हिलाया। उस लड़के को सर्वोच्च संगठन के लोगों का आतंक समझ में नहीं आया, लेकिन उसे बहुत जल्द ही इसका एहसास हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए कहा और फिर वह महिलाओं के साथ गायब हो गया। माइकल ने एक पल के लिए भी बूढ़े आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसका मन उदासी और लालसा से भर गया क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह राहेल को फिर कब देख पाएगा। बाहर निकलने के बाद मैंने हवा में उड़ने से पहले अपने होलोवॉच पर कुछ बटन टैप किए। मैंने होटल को सिर्फ एक दिन के लिए बुक किया था क्योंकि मैं अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं जा रहा हूं। वहां रेचेल द्वारा छोड़ी गई यादों के अलावा कुछ भी नहीं है, जो ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं कम से कम याद रखना चाहता हूं क्योंकि मैं उसे और भी ज्यादा याद करूंगा। यह एहसास पहले से ही बहुत असहनीय है और इसे और याद करने से मेरा दम घुट जाएगा। इसलिए मैंने होटल बुक किया और वहां तब तक रहा जब तक मेरे जाने का समय नहीं आ गया। मैं बहुत आभारी हूं कि मैं आज रात इस शहर को छोड़ रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं रेचल के चले जाने के बाद यहां रह पाता। इस शहर की हर चीज ने मुझे रेचल की याद दिला दी, खासकर वे जगहें जहां हम डेट पर गए थे। जब भी मैं उन्हें देखता, मुझे उसके साथ बिताए वो पल याद आ जाते जिन्हें सहना मुश्किल था। जब मैं अपने होटल के कमरे में पहुंचा तो मेरी आंखों में आंसू थे। अपने होटल पहुंचकर मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन रेचल की यादें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। मैंने कितना भी प्रयास किया, लेकिन नींद नहीं आई। टीं इस तरह समय बीतता गया और शाम हो गई और जल्द ही मुझे याद आया कि मुझे हवाई जहाज पकड़ना है। ये सुनकर मैं उठा और अपना रोता हुआ चेहरा धोया। मेरी आंखें कई घंटों तक चुपचाप रोने से काफी लाल हो गई थीं। मैंने अपना चेहरा धोया और कपड़े बदले, उसके बाद मैं हवाई अड्डे की ओर रवाना हो गई, इस उम्मीद में कि नया शहर मेरे लिए नया बदलाव लेकर आएगा और मुझे अलगाव के दर्द से निपटने में मदद करेगा। यह एयरशिप हाई स्पीड है, लेकिन फिर भी एयरशिप को वॉरजोन नंबर 13 हेम तक पहुंचने में 6 दिन लगेंगे। हजारों चौकियों और सैकड़ों मिड जोन के विपरीत केवल 16 वॉरजोन हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे बड़े हैं और उनकी समृद्धि और संस्कृति मध्य महाद्वीप की झलक देती है क्योंकि मध्य महाद्वीप के लोग इसे वहां पा सकते हैं। मध्य क्षेत्र में अन्य महाद्वीपों के लोग हैं, लेकिन मध्य महाद्वीप से नहीं। जब वे महाद्वीप पर आते हैं तो वे सीधे मिजोन में आते हैं और वहां से आने वाला हर व्यक्ति एक गोल्डन एलीट है। वारजोन में सिल्वर एलीट सबसे कमजोर हैं, जबकि गोल्डन एलीट मध्य स्तर पर फोल्ड किए गए हैं। जबकि प्लेटिनम और डायमंड अग्रणी हैं, वे वॉरजोन में भी अत्यंत दुर्लभ हैं और बलों की रीढ़ के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य रूप से वाइस गिल्ड मास्टर और गिल्ड के गाइड मास्टर का पद इन लोगों के पास है। एडमेंटाइन के बारे में रेचेल ने कहा कि कुछ एडमेंटाइन हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हर वॉरजोन में 10 से ज्यादा एडमेंटाइन नहीं होते और 10 में से 7 एस क्लास गिल्ड के गिल्ड लीडर होते हैं। रेचेल ने बताया कि इनमें से ज्यादातर एडमेंटाइन मध्य महाद्वीप के 9 सर्वोच्च स्तरीय संगठन से आए हैं। 9 सर्वोच्च संगठन मध्य महाद्वीप पर शासन करते हैं और संगठन का सदस्य बनने के लिए एडमेंटाइन में होना जरूरी है। उन संगठनों ने सदस्यों को स्वीकार नहीं किया। मिडवे, रेचेल और अन्य विशेष मामले हैं। अभ्यास शुरू करने से पहले किसी को सर्वोच्च स्तर के संगठन में शामिल होना पड़ता है। इसलिए अधिकांश एडमेंटाइन सर्वोच्च संगठनों द्वारा भेजे गए हैं क्योंकि महाद्वीप में उन्हें बनाने के लिए संसाधन नहीं थे। शायद ही कोई व्यक्ति यहां एडमेंटाइन बन गया हो। केवल खंडहर ही विशेष मामला है। वे केवल ऐसी चीजें हैं जिनके पास एडमेंटाइन बनाने के लिए संसाधन है। मेरा एक सरल लक्ष्य है और वह है एडमेंटाइन बनना। मैं एडमेंटाइन बनने से पहले लॉर्ड स्टेज तक नहीं पहुंचूंगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बनूंगा क्योंकि मेरे पास सीमा तोड़ने का कोई तरीका भी नहीं है, जिसके बारे में मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने अपने दिमाग में केवल एक लक्ष्य रखा था और मुझे यकीन है कि युद्ध क्षेत्र में मेरे सामने कई अवसर आएंगे और मुझे उन्हें पकड़ना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। केबिन से बादल खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन मैं इसका आनंद लेने के मूड में नहीं था, इसलिए पिछले 5 दिनों से मैं बस ट्रेनिंग और ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ही कर रहा हूं। मैं हर पल ट्रेनिंग कर रहा हूं।
इन सब ने जुदाई के दर्द को दबा दिया। समय के साथ अलगाव की भावना कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई है, लेकिन समय के साथ मैं इसके साथ जीना सीख रहा हूँ। 5 दिन बीत चुके थे और इन 5 दिनों में लगातार प्रशिक्षण के कारण मुझे अपनी ताकत पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया और ताकत में थोड़ी वृद्धि भी हुई। हालांकि यह वृद्धि छोटी है, फिर भी यह एक वृद्धि है जो मेरे लिए वॉरजोन में जीवित रहने में सहायक होगी। आउटपोस्ट और मिडजोन के विपरीत वॉरजोन वास्तव में महत्वपूर्ण है। भले ही कुछ सैकड़ों चौकियां नष्ट हो जाएं या दर्जनों मिडजोन ध्वस्त हो जाएं, तो भी यह महाद्वीप की ग्रैंड योजना को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई युद्ध क्षेत्र नष्ट हो गया, तो यह पूरे महाद्वीप को हिला देगा, पूरे महाद्वीप में महायुद्ध छिड़ जाएगा। चौकी और मिजोन हर कुछ वर्षों और दशकों में नष्ट हो जाते थे, लेकिन किसी भी चौकी को दुश्मन द्वारा नष्ट किए हुए सैकड़ों साल हो गए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने सैकड़ों बार कोशिश की थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र को नष्ट करना आसान नहीं है। यह एक अटूट किला है जिसे सामान्य साधनों के माध्यम से नहीं तोड़ा जा सकता है। केवल वे महाशक्तियां ही किलों को तोड़ने में सक्षम हैं। यही कारण है कि इसे तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि दो जातियों के बीच अनौपचारिक नियम के अनुसार महाद्वीप के संघर्ष में नाइट से ऊपर कोई शक्ति नहीं दिखाई देनी चाहिए। ज्यादातर समय इस कानून का पालन किया जाता है। वे सुपर पावरहाउस हर शहर में दोनों तरफ मौजूद होते हैं। वे शायद ही कभी कोई कदम उठाते हैं, भले ही चौकी या मिडजोन नष्ट हो रहा हो। वे तब कदम उठाते हैं जब कोई महत्वपूर्ण चीज होती है। आज मैं लॉजिंग और दुख के अलावा कुछ और भी महसूस कर रहा हूँ। मैं वॉरजोन को देखने के लिए थोड़ा उत्साहित हूँ। मैंने एलेन से इसके बारे में काफी सुना है। वह और उसकी शिक्षिका काफी महीनों से वॉरजोन में थी। मैं उससे वारजोन में मिलना चाहता था, लेकिन रेचेल ने मुझे 13वें वारजोन का आदेश स्थानांतरित करने के लिए कहा, जबकि एलेन 10वें वारजोन में है। मुझे उसे मेरे वारजोन में मिलने के लिए कहना होगा, क्योंकि उसका शिक्षक कितना शक्तिशाली है। मुझे नहीं लगता कि उसके शिक्षक को उसे 13वें वारजोन हेम में लाने में कोई समस्या होगी। यह मेरी यात्रा का अंतिम दिन है और मैं शाम तक हेम पहुंच जाऊंगा, और अभी दोपहर हो चुकी है, इसलिए यह प्रशिक्षण सत्र हवाई पोत में मेरा अंतिम प्रशिक्षण होगा और संभवतः सबसे अधिक फलदायी भी होगा। मैं सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 50वीं सील के लिए 24वें सर्कुलेशन पर हूं। अगर मैं ऐसा कर पाया तो मेरे पास 5वीं एमेथिस्ट सील होगी, जिससे मेरी ताकत में बहुत इजाफा होगा। लेकिन ये कठिन होगा क्योंकि मैं आधे घंटे से अधिक समय से उस अंतिम परत को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं, यह अपनी जगह से हिलेगी नहीं। मेरी कोशिशों के बावजूद एक भी दरार नहीं आई। हालांकि यह कठिन है, मैं कोशिश करता रहा और कोशिश करता रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि वॉरजोन आसान नहीं होगा। मुझे वहां जीवित रहने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करना होगा, और 5वीं नीलम सील द्वारा प्रदान की गई ताकत बहुत मदद करेगी। इसलिए मैं कोशिश करना जारी रखता हूं। हालांकि मैं असफल होता रहता हूं, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं, और जब तक मैं कोशिश करता रहूंगा, अंततः सफलता मेरे पास आएगी। दरार। आखिरकार 20 मिनट की अथक कोशिश के बाद मैं उस परत पर दरार बनाने में सक्षम हो गया जो मुझे रोक रही थी, और मैंने देखा कि मैंने अपने प्रयासों को और बढ़ा दिया है। परत पर टकराने वाली प्रत्येक लहर पहले से अधिक शक्तिशाली होगी, और इसने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। क्रैक क्रैक क्रैक, बैंग। परत पर एक के बाद एक दरारें उभरती रहीं, और ये दरारें बड़ी होती गईं तथा पूरी परत पर फैल गईं। कोई कोना भी नहीं बचा, और अंततः जोरदार धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गईं। 50वीं मुहर बनना शुरू हो गई, और कुछ ही सेकंड में ये पूरी तरह बन गई तथा ऊर्जा छोड़ने लगी, जिससे मुझे ज्यादा लाभ नहीं हुआ। जब छोटी सील दूसरी 9 सील की ओर बढ़ी और घूमने लगी, तो उन्होंने ऊर्जा चूसना शुरू कर दिया। वे तेजी से घूमने लगे और एक दूसरे के करीब आते हुए एक एमेथिस्ट सील बनाने लगे। कई मिनटों तक ऊर्जा चूसने के बाद अंततः एमेथिस्ट सील का निर्माण हुआ, और जैसे ही इसने मेरे शरीर में ताजगी देने वाली ऊर्जा फैलाई, यह मेरे मंदिर स्थान में चमकने लगी और मेरे शरीर को मजबूत बनाने लगी। जब तक 5वीं एमेथिस्ट मुहर अपने स्थान पर वापस गई, तब तक मेरी ताकत फिर से काफी बढ़ गई थी। freewebnovel.com। लानत है! मैं चौंक कर जोर से चीख पड़ा जब मैंने अपने नीचे शहर को देखा। क्या इस विशाल चीज को शहर भी कहा जा सकता है? मैंने खुद से सवाल किया, क्योंकि मैंने नीचे इमारतों की उस श्रृंखला को देखा जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जब भी मैं वहां इमारतें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि उनका अंत हो गया है। मैंने सुना है कि युद्ध क्षेत्र बहुत बड़े हैं, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने विशाल होंगे। ये युद्ध क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह मिल्फ्रेड से कम 100 गुना बड़ा है, और मुझे लगा कि यह सही अनुमान नहीं है। ये शहर उससे भी बड़ा है।
हवाई जहाज ने काफी देर तक उड़ान भरी और फिर हवाई अड्डे की ओर उतर गया। हवाई अड्डा भी बहुत बड़ा लग रहा था क्योंकि हजारों हवाई जहाजों को वहां से आते जाते देखा जा सकता था। हालांकि भारी ट्रैफिक होने के बावजूद हवाई जहाजों के आने जाने के तरीके में कोई अव्यवस्था नहीं देखी गई। सब कुछ एकदम सही क्रम में है। freewebandsigmawell.com। धप। हवाई जहाज एक हल्की सी आवाज के साथ जमीन पर उतरा और मैं केबिन से बाहर चला आया, और 15 मिनट बाद मेरे पैरों ने वॉरजोन 13 की जमीन को छुआ और मैं पहले की तरह उत्साहित महसूस करने लगा, एक पूरी तरह से नए साहसिक कार्य के लिए तैयार। टिंग टिंग टिंग। मेरे पैरों के जमीन पर पड़ने के कुछ ही सेकंड बाद मेरी होलोवॉच पर गिल्ड से आए अनेकों लेकिन सबसे अलग पर्पल ईमेल आए। वे 3 हैं और सभी मुझे 1 घंटे या 50 मिनट के भीतर गिल्ड को रिपोर्ट करने के लिए आने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि अगर मैं 52 मिनट के भीतर गिल्ड को रिपोर्ट नहीं करता तो मुझे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्या हो रहा है? गिल्ड से प्राप्त पत्र पढ़ते हुए मैंने बुदबुदाया। मैं जानता हूं कि नए क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद सभी को गिल्ड में पंजीकरण कराना होता है, लेकिन इसके लिए कम से कम आधा दिन दिया जाता है, लेकिन मुझे तो 1 घंटे से भी कम समय मिला। जैसे ही मैंने संदेश पढ़ा, मुझे इसके बारे में काफी बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। नियम तो नियम है, अगर मैं 50 मिनट में गिल्ड तक नहीं पहुंचा तो मुझे परिणाम भुगतने होंगे, जैसा कि मेल में बताया गया है। मैंने समय बर्बाद न करते हुए शहर का नक्शा खोला और गिल्ड को खोजने लगा, लेकिन देखा कि गिल्ड काफी दूर है, लेकिन अपनी गति से वहां पहुंचने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। ये सोचते हुए मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन। हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार के पास कई टेलीपोर्टेशन गेट बनाए गए हैं। लोगों को इस टेलीपोर्टेशन संरचना से आते जाते देखा जा सकता है। मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। मैंने टेलीपोर्टेशन गेट्स की ओर चलते हुए कहा, पूरे हेम शहर वॉरजोन 13 में ऐसे हजारों टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन हैं जो उन्हें शहर के किसी भी टेलीपोर्टेशन पॉइंट पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के हर इस्तेमाल में 1 लाख मैना क्रिस्टल्स की कीमत लगती है। हालांकि मेरे हिसाब से ये ज्यादा नहीं है, लेकिन शहर में आने वाले सिल्वर एलिट के लिए ये बहुत महंगे हैं। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल सीधे नहीं किया जा सकता, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए गिल्ड से पास खरीदना पड़ता है। यह अच्छी बात है कि मैं एस क्लास गिल्ड से गोल्डन एलिट हूं, इसलिए मेरे पास हर महीने 10 मुफ्त उपयोग हैं। पहुंच अस्वीकृत। इसलिए मैं टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर चला गया और टेलीपोर्टेशन संरचना तक पहुंचने के लिए अपना पास किया। तभी अचानक मेरे सामने बड़े मोटे लाल अक्षरों में पहुंच अस्वीकृत लिखा दिखाई दिया। मुझे लगा कि शायद कोई खराबी है। मैंने अपने होलोवॉच को फिर से स्कैन किया, लेकिन वही परिणाम मिला। मेरे दोस्त, फॉर्मेशन का उपयोग करने के लिए आपको पास होना चाहिए। मैंने अपने पीछे से आवाज सुनी, तभी गहरे नीले बालों वाला एक युवक मेरी ही उम्र का था और उसने मुझे बताया, मैं एस क्लास गिल्ड से हूं। मैंने अपनी छाती पर लगे बैच की ओर इशारा करते हुए कहा, उसके पास भी मेरे जैसा ही बैच था, लेकिन रंग अलग था। ऐसा लगता है कि आपके विशेषाधिकारों के साथ कुछ समस्या है, आपको इस मामले को गिल्ड के समक्ष उठाना होगा। युवक ने कहा। मैंने सिर हिलाया और लाइन से बाहर निकल गया क्योंकि मेरे पीछे पहले से ही लोग थे। वो सही कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरे विशेषाधिकारों के साथ कुछ समस्या है। हो सकता है कि उन्होंने इसे अपडेट कर दिया हो, मुझे गिल्ड से पूछना होगा, मैंने सोचा। मैं हवा में उड़ने ही वाला था कि अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने जल्दी से अपनी होलोवॉच देखी तो पाया कि मेरे उड़ान के विशेषाधिकार भी प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। यदि मैं बिना सोचे समझे उड़ जाता तो सुरक्षा व्यवस्था मुझे कुछ ही मिनटों में पकड़ लेती और मुझे गंभीर सजा का सामना करना पड़ता। आउटपोस्ट और मिडजोन की तरह वॉरजोन में भी केवल एस क्लास गिल्ड के सदस्य ही स्वतंत्र रूप से हवा में उड़ सकते हैं, जबकि अन्य को यह विशेषाधिकार प्राप्त करने से पहले गोल्डन एलिट से ऊपर पहुंचना होगा। ये देखते हुए कि मैं उड़ नहीं सकता, मैंने जल्दी से होवर कार की तलाश की और बिना किसी कीमत की परवाह किए सबसे तेज होवर कार बुक कर ली। 2 मिनट बाद एक बहुत ही शानदार शक्तिशाली दिखने वाली होवर कार मेरे सामने आ गई। सुप। जैसे ही मैं अंदर बैठा, होवर कार आसमान में चमक उठी और गिल्ड की ओर तेजी से बढ़ गई। होवर कार में बैठकर मैंने शहर का नजारा देखा जो हर पल मुझे चौंका रहा था। वॉरजोन वास्तव में मिडजोन और आउटपोस्ट से अलग है। यहाँ न केवल हर कोई सुपर शक्तिशाली है, बल्कि इसका वातावरण भी बहुत अलग लगता है।
और यहाँ ऐसी तकनीक और वास्तुकला है जो आउटपोस्ट और मिड जोन में पाए जाने वाली तकनीक और वास्तुकला से कहीं अधिक उन्नत है। वहाँ की हर इमारत कला का एक नमूना लगती थी, चाहे वह आसमान चूमती गगनचुंबी इमारतें हो या एक घर, सब खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि मिड जोन खूबसूरत नहीं है, ये खूबसूरत है, लेकिन वारजोन की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। जहां तक उन्नत तकनीक की बात है, ये सुपरफास्ट होवर कार जिसकी मैं सवारी कर रहा हूं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ऐसी दमघोंटू मशीन आउटपोस्ट या मिड जोन में नहीं मिल सकती। कुछ अज्ञात भावनाओं के बावजूद मैं वॉर जोन को लेकर काफी उत्साहित महसूस कर रहा हूं। हालांकि मुझे लगता है कि वॉरजोन मेरे लिए बहुत खतरनाक होगा, मुझे ये भी लगता है कि खतरे के साथ साथ एक इनाम भी है जो तब तक आता है जब तक मैं सतर्क और सावधान रहूंगा, मैं यहाँ जीवित रहूंगा। समय बीतता गया और मैं अपने दोस्तों के संदेश पढ़ते हुए नज़ारे का आनंद लेता रहा, लेकिन जिसका संदेश मैं इंतजार कर रहा था वह नहीं आया था। रेचल ने कहा था कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह मुझे कॉल करेगी या कम से कम मुझे संदेश भेजेगी, लेकिन मुझे उसका कोई संदेश नहीं मिला था। ये बात मुझे बहुत चिंतित कर रही है, लेकिन मैं उसके लिए इंतजार करने तथा यथाशीघ्र अधिक शक्तिशाली होने का प्रयास करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता ताकि मैं मध्य महाद्वीप जा सकूं। समय बीतता गया और करीब 10 मिनट बाद कार महल के सामने रुकी। हाँ, महल। मुझे उम्मीद थी कि गिल्ड आसमान को भेदने वाला गगनचुंबी महल होगा, लेकिन यह एक राजसी महल निकला। कुछ देर तक उस शानदार आसमानी नीले रंग के महल को देखता रहा, फिर अंदर गया और अपने आप को एक विशाल ग्रेट हॉल में पाया। ये ग्रेट हॉल महल जितना ही शानदार है। हजारों लोग राजसी महल के विभिन्न गलियारों और हॉलों से आते जाते देखे जा सकते थे। मैं ऐसे दृश्य देखकर काफी अभिभूत था क्योंकि यह मेरी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। मैंने कुछ मिनट इधर उधर देखा और फिर मैप का लिंक खोला और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। लिंक के अनुसार मुझे डीकन से मिलने के लिए AE 199 पर जाना है, जिसके पास मैं खुद को पंजीकृत करूंगा। वॉरजोन अन्य निचले क्षेत्रों से अलग है, यहाँ मिशनों की अनुमति बहुत कम है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो हमेशा समूहों में काम करते हैं क्योंकि यहाँ कोई शिकार का मैदान नहीं है जहाँ कोई जाकर अकेले शिकार कर सके। वॉरजोन महाद्वीपीय रक्षा की अग्रिम पंक्ति है। यहीं से नियंत्रण की पूरी रणनीति तय होती है। इसके द्वारा उठाया गया हर कदम महाद्वीप का भविष्य तय करता है। यही वजह है कि वॉरजोन अपने सदस्यों पर कड़ी पकड़ रखता है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो टीम नियुक्त करूंगा वह अच्छी होगी। मैं बेवकूफों के झुंड के साथ काम नहीं करना चाहता और उनकी मूर्खता के कारण अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। खैर, एलेन ने मुझे जो बताया है उसके अनुसार मुझे टीम चुनने का विकल्प मिलेगा। गिल्ड में हजारों हजारों टीमें मौजूद हैं और उन सभी की नए लोगों को स्वीकार करने के बारे में अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं मिडजोन में सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं सर्वश्रेष्ठ में से एक था, जिससे मुझे अच्छी टीम में स्वीकार किए जाने के लिए कुछ अंक मिलने चाहिए। महल बहुत जटिल है। नक्शा हाथ में होने के बावजूद मुझे AE 199 तक पहुंचने के लिए अभी भी काफी समय चाहिए था। मैं निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही वहां पहुंच गया था। दस्तक दस्तक सुप। ये देखकर कि दरवाजा अंदर से बंद है, मैंने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैंने दस्तक दी, दरवाजा खुल गया और एक छोटा कमरा सामने आया जिसमें एक मेज थी जिसके दोनों ओर कुर्सी लगी थी और दाहिनी ओर एक सुंदर युवती बैठी थी जो लगभग 15 वर्ष की थी। ये बैठक कक्ष कम अपराधी से पूछताछ करने वाला पूछताछ कक्ष ज्यादा लग रहा था। माइकल को नहीं पता था कि उसके विचार कितने सच थे। तुमने जरूर कोई बहुत ही जघन्य काम किया होगा जिसके लिए तुम्हें श्रेणी 3 की सजा दी गई है, मेज के दाहिनी ओर बैठी युवतियों ने कहा। freeway.bnewnewl.com। क्लास 3 दंडात्मक सजा। मैंने पूछा, बेशक मुझे पता है कि क्लास 3 दंडात्मक सजा क्या होती है। मैंने पहले ग्रिम बैटलफील्ड की दंड संहिता पढ़ी है। यह उन लोगों पर लागू होती है जो बलात्कार या हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में दोषी पाए जाते हैं। केवल एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई वह ये कि यह मुझ पर क्यों लगाई गई। निर्दोष बनने का नाटक मत करो। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको श्रेणी 3 के अपराध में दोषी ठहराया गया है और इसके लिए आपको मृत्यु ब्रिगेड में शामिल होने का आदेश दिया गया है, युवती ने गुस्से में कहा और स्क्रीन को मेरे सामने दिखाया। ये वास्तव में है, मैंने सोचा। उसने मेरे सामने आधिकारिक आदेश प्रक्षेपित किया था। वहां मैं अपना फोनो, अपना DNA अनुक्रम और ID तथा अन्य सभी जानकारी देख सकता था, और बीच में ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि मैंने श्रेणी 3 का अपराध किया है और मृत्यु ब्रिगेड में शामिल होने का आदेश दिया गया था। मैडम, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने अपने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया है।
मेरा रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है। यहाँ आने से पहले मैंने मिल्फ्रेड में लड़ाई लड़ी थी, फिर 2 दिन आराम किया और यहाँ एयरशिप पकड़ी। आप मेरा सारा रिकॉर्ड और मेरे द्वारा की गई चीजें देख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि श्रेणी 3 के अपराध के लिए सजा सुनाए जाने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है और इस दौरान अपराधी को हिरासत में रहना पड़ता है। लेकिन यदि आप मेरा रिकॉर्ड देखें तो आप देखेंगे कि इस पूरे समय के दौरान मैं हमेशा उन मिशनों पर था जो गिल्ड द्वारा मुझे दिए गए थे, मैंने कहा। मैंने उसे एक ही सांस में सब कुछ समझा दिया था। श्रेणी 3 अपराध एक गंभीर अपराध है। ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाना न केवल एक दागदार रिकॉर्ड के साथ बेहद शर्म की बात है, बल्कि यह किसी को गिल्ड की कई सेवाओं का उपयोग करने से भी रोकता है जो अभ्यास की प्रगति के लिए आवश्यक हैं। न केवल गिल्ड बल्कि अन्य स्थान भी मुझे अपनी सेवाएं नहीं देंगे। इनके बिना मेरी प्रगति की गति आधी रह जाएगी। वह गुस्से से भौहें सिकोड़ रही थी। उसे लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसकी आंखों से कुछ गुस्सा गायब हो गया और वह अपनी होलोवॉच पर बटन टाइप करने लगी। वहां से मैं अपनी हर जानकारी उसके सामने प्रकट होते हुए देख सकता था। न केवल ग्रिम युद्ध क्षेत्र में बिताया गया मेरा समय, बल्कि ग्रिम युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले का समय, यहां तक कि मैंने अपना प्राथमिक ग्रेड प्रमाणपत्र भी अपने सामने आते देखा। मैं उसके सामने इतने सारे विवरण देखकर हैरान रह गया। हालांकि वह एक प्लेटिनम पावरहाउस है जिसके पास गिल्ड में डीकन का पद था, फिर भी मेरे बारे में इतनी सारी जानकारी देखना चौंकाने वाला है। उसके सामने शायद ही कुछ छिपा हो। वह एक के बाद एक दस्तावेज पढ़ती रही, जबकि मैं उसके भावशून्य चेहरे को देखता रहा और यह जानने की कोशिश करता रहा कि वह क्या सोच रही है, लेकिन मुझे उससे कुछ भी पता नहीं चला। एक स्थानीय व्यक्ति के लिए ग्रिम युद्ध क्षेत्र में आपका प्रदर्शन और सुधार की गति सराहनीय है, उन्होंने कहा और मेरी जानकारी की सभी खिड़कियां बंद कर दी। मैडम, क्या अब आपको मुझ पर विश्वास है? मैंने घबराए हुए दिल से पूछा। उन्होंने जो कहा वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पूरा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। ऐसा लगता है कि आप सच कह रहे हैं। मुझे वाइस गिल्ड मास्टर को फोन करना चाहिए। वह इसे ठीक कर देंगे, उसने कहा और रेमंड नाम के किसी व्यक्ति को फोन किया। रेया, काफी समय हो गया जब से तुमने मुझे अकेले में फोन किया है। क्या तुम अंततः मरने के लिए तैयार हो? उस सुंदर युवक ने पूछा जो प्रक्षेपण के रूप में उसकी होलोवाच के ऊपर प्रकट हुआ था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है रेमंड, मेरे पास डेट पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें किसी और काम से बुलाया है, उसने कहा। यह क्या है? रेया के गंभीर चेहरे को देखकर प्रोजेक्शन में खड़े व्यक्ति ने पूछा। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति पर गलत तरीके से श्रेणी 3 के अपराध का आरोप लगाया गया है। क्या आप इस पर एक नज़र डालेंगे? रेया ने कहा और उसने मेरे दोषसिद्धि आदेश के साथ मेरे सभी दस्तावेज आगे बढ़ा दिए। प्रोजेक्शन में खड़ा आदमी गंभीरता से दस्तावेज पर पैर रख रहा था, जबकि मैं और लड़की चुपचाप इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार 15 मिनट के बाद उसने ऊपर देखा। आप सही कह रहे हैं, यह एक झूठा आरोप लग रहा है। मुझे इसे ठीक करने दीजिए। इसमें बस एक क्षण लगेगा, प्रक्षेपण में खड़े व्यक्ति ने कहा जब उसने अपनी होलोवॉच पर बटन टाइप करना शुरू किया। मुझे खुशी हुई, आखिरकार ये त्रुटि दूर होती देख। अगर मेरा रिकॉर्ड लेवल 3 अपराध से दागदार हो गया होता तो वॉरजोन में जीवन मेरे लिए एक दुर्स्वप्न बन जाता। यह अजीब है, मेरी पहुंच इस विश्वास को हटाने में असमर्थ है। मुझे टीम लीडर से संपर्क करने दो, प्रक्षेपण में आदमी ने कहा और फिर उसने कॉल होल्ड पर रख दिया, ये देखकर कि मेरी सारी खुशी बिखर गई थी। बेटे, तुमने सचमुच गलत लोगों के साथ पंगा लिया है। गिल्डमास्टर ने कहा है कि तुम्हें सजा देने का आदेश बहुत ऊपर से आया है। गिल्डमास्टर के साथ अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद वाइस गिल्डमास्टर ने कहा, यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन फट गई हो और मैं गहरे रसातल में गिर गया हूं। लेवल 3 के दोषसिद्धि के बहुत गंभीर परिणाम थे। सबसे गंभीर बात यह थी कि मैं गिल्ड की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। मैं प्रशिक्षण के लिए गिल्ड सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाऊंगा या ट्रेडिंग सेंटर का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। मेरे विशेषाधिकार भी निलंबित कर दिए जाएंगे। मैं आसमान में नहीं उड़ पाऊंगा या टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर मैं किसी को कॉल करूंगा तो मेरी स्क्रीन लाल हो जाएगी, जिससे दूसरों को पता चल जाएगा कि मैं क्लास 3 अपराध का दोषी हूं। वर्ग 3 से ऊपर केवल 2 ही दोषसिद्धि हैं, एक वर्ग 2 जिसमें कारावास होता है और वर्ग 1 जिसमें मृत्युदंड होता है। कुछ लोग इस तरह जीने के बजाय मृत्युदंड पाना पसंद करेंगे। मैंने मन ही मन सोचा, मेरे साथ ऐसा करना वाकई बहुत क्रूर है।
जब वाइस गिल्डमास्टर ने कहा कि मैंने गलत लोगों के साथ पंगा लिया है, तो मुझे ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा कि यह धारणा कहाँ से आई है। रेचेल को लाने आए 2 लोगों ने ऐसा किया है। मैंने उनके साथ कभी कुछ नहीं किया। जब वे मेरे घर आए तो मैंने उनसे विनम्रता से बात की, उन्हें भोजन दिया, हालांकि यह उनके लिए बेस्वाद सूप से बेहतर नहीं था। ये सबसे अच्छा था जो मैं दे सकता था। और बदले में उन्होंने मुझे बहुत अपमानित किया है और मुझ पर लेवल 3 की सजा चिपका दी है, जिससे न केवल मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, बल्कि दूसरों की तुलना में मैं अपंग हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उन विशेषाधिकारों का उपयोग नहीं कर पाऊंगा जिन्हें मैंने इतनी मेहनत से अर्जित किया है। क्या गिल्डमास्टर कुछ भी करने में असमर्थ है? मैंने एक नर्म पराजित आवाज के साथ पूछा। राहेल ने मुझे बताया था कि एस क्लास गिल्ड के सभी गिल्डमास्टर सुप्रीम क्लास संगठन से आते हैं, शायद ही कोई अन्य संगठन से कोई अन्य व्यक्ति उस स्थान पर आता है। वह ऐसा कर सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे वह महत्वपूर्ण व्यक्ति नाराज हो जाएगा जिसने आप पर क्लास 3 का दोषसिद्धि का आरोप लगाया था। वाइस गिल्डमास्टर ने फोन काटने से पहले कहा, उसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि मुझे कोई अपराध न करने के बावजूद एक अपराधी की तरह रहना होगा। जीवन कठिन है और ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि आप प्लेटिनम बन जाते हैं तो आपको अपने बहुत से विशेषाधिकार वापस मिल जाएंगे, और यदि आप डायमंड बन जाते हैं तो आपकी सारी मान्यता समाप्त हो जाएगी, मेरे सामने खड़ी महिला ने कहा। यदि कोई और समय होता, भले ही मैं दुखी होती, तो उसके उम्मीद भरे शब्दों पर मैं उसे हल्की सी मुस्कान देती, लेकिन अब तो मुझमें अपने होंठ हिलाने की भी ताकत नहीं है। आपको डेथ ब्रिगेड की टीम 52 में शामिल कर लिया गया है और उनके साथ आपका पहला मिशन मध्यरात्रि को शुरू होगा, लेकिन आपको उससे 1 घंटे पहले उन्हें रिपोर्ट करना होगा, उसने कहा, जब उसकी आंखों में भावनाएं और भी जटिल हो गईं। अपनी भावनाओं पर थोड़ा काबू पाने के बाद मैंने पूछा, डेथ ब्रिगेड क्या है? ये वह जगह है जहां जघन्य अपराध करने वाले लोगों को रखा जाता है। डेथ ब्रिगेड को सबसे खतरनाक मिशन दिए जाते हैं और उनकी हताहत दर बहुत बहुत अधिक है, उसने जवाब दिया। टीम 52 को आपको सौंपा गया है, आप सबसे कमजोर हैं, 6 स्टार एलीट होने से पहले आप उस टीम में सबसे कमजोर थे, उसने कुछ बटन टाइप करने से पहले एक जटिल आह के साथ कहा। आपका पंजीकरण पूरा हो गया है, उसने कहा और मेरी आंखों में देखा। मैं आपको बधाई देना चाहती थी क्योंकि आप युद्ध क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आप कल डेथ ब्रिगेड के साथ जीवित रह पाएंगे या नहीं, उसने हंसी मजाक के साथ कहा, जिसने मेरे चेहरे पर मुस्कान ला दी। मुझे डेथ ब्रिगेड में शामिल करना और उसके ऊपर मुझे इतने उच्च स्तरीय दल में रखना, ये बहुत स्पष्ट है कि वे मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं अपना बदला ले लूंगा। धन्यवाद, मैंने कहा। पहले तो वह गुस्से में आई थी, लेकिन जब उसने मेरी हालत देखी तो उसने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया। हालांकि उसके प्रयासों से कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन उसने जो प्रयास किया था वह मेरे लिए काफी है। ये कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक मैं रुक गया और उसकी ओर देखा। वैसे क्या तुम्हें ब्लैक मार्केट का पता है? मैंने पूछा, चूंकि गिल्ड मेरे लिए कोई काम का नहीं है, इसलिए मुझे अपनी जरूरत के संसाधनों के लिए कोई दूसरा स्रोत ढूंढना होगा, और ब्लैक मार्केट से बेहतर स्रोत और क्या हो सकता है? पहले तो वह थोड़ी अचंभित हुई, क्योंकि मैंने देखा कि मैं उस जगह के बारे में जानकारी मांग रही हूं जिसका काम काले बाजार पर नजर रखना है। मैं आपको नक्शा भेजूंगी, उसने कुछ सेकंड के बाद कहा और अपनी होलोवॉच पर कुछ बटन टैप किए। जल्द ही मेरी होलोवॉच बज उठी और मुझे ब्लैक मार्केट का पूरा नक्शा मिल गया, जिसमें स्टोर का नाम, उनकी रेटिंग और बाकी सब कुछ था। काला बाजार खतरनाक है और कई लोग ठगे जाते हैं। शॉप हियर से में जेवियर को ढूंढो और उसे मेरा नाम बताओ, वह असली उत्पाद पेश करेगा, लेकिन आपको इसके लिए प्रीमियम देना होगा, उसने मुझे बताया। freewebnovel_com। धन्यवाद, मैंने कमरे से बाहर निकलने से पहले कृतज्ञतापूर्वक कहा। मेरे पास डेथ ब्रिगेड टीम 52 को रिपोर्ट करने से पहले मुश्किल से 7 घंटे बचे हैं, उसके बाद मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी या ऐसी चीजें खरीदनी होंगी जो मेरे बचने की संभावना बढ़ाएंगी। मुझे बहुत सारी चीजें खरीदनी है और मेरी कार्यसूची में सबसे पहले मिस्टिक मेथड और सैंड मिस्टिक मेथड के तीसरे स्तर के डोमेन के लिए आवश्यक सामग्री है, जिसे मैंने पिछली बार राहेल से मिलने की जल्दी के कारण नहीं खरीदा था, और मुझे अपनी पसंद पर पछतावा नहीं है। उसके साथ बिताया गया हर पल सार्थक था। गोल्डन एलीट बनने के बाद मुझे गिल्ड से मिस्टिक मेथड चुनने का विशेषाधिकार मिला,
मैं मिडज़ोन के गिल्ड से एक चुन सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं वॉरज़ोन गिल्ड से चुनना चाहता था क्योंकि उनके पास मिस्टिक मेथड का विशाल संग्रह है। मैं इतने विशाल संग्रह में से सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी विधि चुनना चाहता था, लेकिन अब मुझे रहस्यवादी विधि खरीदने के लिए ब्लैक मार्केट में मरना पड़ा क्योंकि मेरे सभी विशेषाधिकार निलंबित कर दिए गए थे और वॉरज़ोन में कोई भी अच्छी दुकान किसी अपराधी को रहस्यवादी विधि नहीं बेचेगी। अपराधी, हाँ, मैं अब जो हूँ, एक अपराधी जिस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ पर इतना जघन्य टैग लगेगा। कुछ मिनट बाद मैं गिल्ड से बाहर निकला और टैक्सी बुलाकर ब्लैक मार्केट की ओर तेजी से चल पड़ा। मुझे ब्लैक मार्केट में 2 घंटे में काम पूरा करना है क्योंकि मैं बाकी 5 घरों का इस्तेमाल मिस्टिक मेथड का अभ्यास करने के लिए करता हूँ, जिसे मैं खरीदता हूँ क्योंकि मेरे पास मौत की ब्रिगेड को रिपोर्ट करने से पहले मुश्किल से 7 घंटे हैं। कार का दरवाजा बंद हो गया और वह मुझे एक छोटे चर्च जैसी इमारत के सामने उतारते हुए तेजी से आगे बढ़ गई। अगर मुझे नहीं पता होता कि यह ब्लैक मार्केट का प्रवेश द्वार है, तो मैं सोचता कि यह कोई चर्च है। मुझे चर्च के माध्यम से ब्लैक मार्केट के प्रवेश द्वार के बारे में सोचकर परेशानी हो रही है। ये काफी विडंबनापूर्ण लगता है। जिसने ऐसा प्रवेश द्वार बनाया है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा। लेकिन जब मैंने देखा कि अंदर दसियों लोग घुस रहे हैं, तो मैं प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। वारजोन का काला बाजार पूरी तरह से अलग है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे इलाकों के काले निशानों पर गया था। डेकोन द्वारा दिए गए नक्शे से ऐसा लग रहा था कि ब्लैक मार्केट में कई प्रवेश द्वार हैं। मैंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि यह सबसे नजदीक थी। लानत है, मैं भी बाकी लोगों की तरह अंदर दाखिल हुआ। मैंने पाया कि वहां छोटी सी जगह में कई टेलीपोर्टेशन संरचनाएं हैं। कुल 4 टेलीपोर्टेशन संरचनाएं हैं और प्रत्येक टेलीपोर्टेशन संरचना के सामने एक विशाल डिस्क है, जहां से लोग अंदर प्रवेश करते समय भारी संख्या में मैना क्रिस्टल फेंक रहे हैं। हवाई अड्डे के बाहर निकलते समय मैंने जो टेलीपोर्टेशन देखा था, उसके विपरीत यहां आईडी स्कैन करने और पास दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं डिस्क में मैना क्रिस्टल डाल देता हूं, मुझे ब्लैक मार्केट में प्रवेश करने की अनुमति होगी। भनभनाना। मैंने कुछ सेकंड तक देखा और फिर टेलीपोर्टेशन गेट की ओर बढ़ा और 3 लाख मैना क्रिस्टल उतारे जिनकी मुझे जरूरत थी। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने एक भनभनाहट सुनी और टेलीपोर्टेशन संरचना में चला गया। अच्छे भगवान! एक क्षण के लिए सब कुछ काला हो गया। फिर एक और दृश्य मेरी आंखों के सामने आया, जिसे देखकर मैं सदमे में बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। जब मैंने शहर में प्रवेश किया, तो पहले मैंने सोचा कि मैं किसी गुप्त स्थान पर पहुंच जाऊंगा जो बहुत छिपा हुआ था, संभवतः भूमिगत, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि यह इतना खुला होगा। टेलीपोर्टेशन संरचना ने मुझे युद्ध क्षेत्र के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया था। मैं वर्तमान में एक छोटे शहर के आकार के बल्क क्षेत्र गुंबद के अंदर हूँ। यहाँ जहाँ भी मैंने देखा, मुझे सड़क के फेरीवालों से लेकर उच्च श्रेणी के सुपरमार्केट तक सभी प्रकार के स्टोर दिखाई दिए, जो महंगे सामान बेच रहे थे, जिन्हें मैं भी नहीं खरीद सकता था। इन दुकानों पर सभी प्रकार की चीजें बेची जाती हैं, महंगी मॉन्स्टर से लेकर तस्करी की गई दवाओं तक सब कुछ उपलब्ध है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कुछ अवैध सामान खरीदने के लिए काले बाजार को प्राथमिकता देते हैं। मैं ऐसा दृश्य देखकर काफी भ्रमित महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही अन्वेषण करने की इच्छा भी हुई। लेकिन मैंने जल्दी से उसे दबा दिया और डेकोन द्वारा दिया गया नक्शा खोला और उस स्टोर की ओर चल दिया, जिसका उसने उल्लेख किया था। जल्द ही मैं उस हियरसे में पहुंच गया जिसका उल्लेख डीकन ने किया था। यह एक बड़ी दुकान है और जब मैंने इसकी सूची देखी, तो मैंने पाया कि इसमें बहुत ही प्रभावशाली संग्रह है। इसमें सब कुछ बिकता था, कलाकृतियां, जानकारी, विधियां, जड़ी बूटियां। आप नाम बताए। माफ कीजिए, क्या आप मुझे जेवियर की ओर इशारा कर सकती हैं? मैंने हेल्प डेस्क पर बैठी लड़की से पूछा। कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं उसे आपके लिए बुलाती हूँ। उसने मेरी जिज्ञासा का उत्तर दिया। मैंने सिर हिलाया और उसके जेवियर को बुलाने का इंतजार किया। जल्द ही मैंने देखा कि 20 के दशक के आसपास का एक दुबला पतला आदमी मेरी ओर आ रहा है। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह सिल्वर एलीट से ऊपर है, गोल्डन एलीट बनने से बस एक कदम दूर है। तुमने मुझे बुलाया है? उसने पूछा। रेया ने तुम्हें मेरे पास भेजा था। उसने कहा था कि मुझे जो भी जरूरत होगी तुम मेरी मदद करोगे। मैंने सीधे कहा। रेया का नाम सुनकर वह थोड़ा चौंक गया, उसकी आंखों में थोड़ा डर दिखाई दिया, फिर वह गायब हो गया और उसकी जगह एक चमकदार मुस्कान ने ले ली। वह सही कह रही है, हमारे स्टोर में वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। आपको बस मुझे बताना है कि वह क्या है और मैं उसे आपके लिए ला दूंगा। उसने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो पेशेवर मुस्कान से कहीं ज्यादा थी।
वह एक संदिग्ध व्यक्ति की तरह लग रहा था जिस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मैं भी उसके चेहरे पर उस संदिग्ध मुस्कान को देखकर उस पर भरोसा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि डीकन ने उसे मेरे पास भेजा था, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक प्लेटिनम स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को मेरे जैसे अपराधी को धोखा देने में कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये वो चीजें हैं जिनकी मुझे जरूरत है, क्या आपके स्टोर में वो चीजें हैं? मैंने पूछा और रास्ते में बनाई गई सूची आगे बढ़ाई। सूची बहुत लंबी है क्योंकि इसमें न केवल डोमेन ऑफ विदरिंग सैंड के तीसरे और चौथे स्तर की सामग्री है, बल्कि ताकत के लिए जरूरी पोषण के लिए भी सामग्री की सूची है। उसने सूची खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसका संदिग्ध चेहरा गंभीर हो गया, जिससे वह एक ईमानदार सेल्समैन की तरह दिखने लगा जिस पर हर कोई भरोसा करता है। हमारे स्टोर में आपकी जरूरत की सभी चीजें मौजूद हैं और अगर आप चाहें तो हम 10 मिनट में सब कुछ तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है। मैंने पूछने से पहले कहा, क्या आपके स्टोर में कोई स्पीड टाइप मिस्टिक मेथड्स है? हाँ, हमारे पास स्पीड टाइप मिस्टिक मेथड की एक विशाल गैलरी है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ, जेवियर ने कहा जब उसने वह सूची कहीं भेज दी जो मैंने उसे भेजी थी। हम विशाल स्टोर के अंदर चले गए। हम अभी चल ही रहे थे कि मेरी नज़र शेल्फ पर रखी किसी चीज पर पड़ी। मैंने तुरंत वह चीज खरीद ली और उसे देने से पहले चीजों की एक नई सूची बना ली। मैंने जो चीज देखी वह एक औषधि का मुख्य घटक है और सूची में जो चीजें हैं वह उस औषधि के पूरक घटक हैं। जब हमारा काम समाप्त हो गया तो हम लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर पहुंचे, फिर कुछ और आगे चलकर विशाल हॉल में पहुंचे, जहां हर जगह हजारों पुस्तकों की प्रक्षेपण पट्टिकाएं उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। आप केवल स्पीड टाइप मिस्टिक विधियां ही चाहते हैं या कोई अन्य प्रकार की मिस्टिक विधियां भी चाहते हैं? उन्होंने पूछा। केवल स्पीड टाइप, मैंने उत्तर दिया। ये जानने से पहले कि मैं एक अपराधी बन गया हूं, मैंने एक रक्षात्मक रहस्यवादी विधि प्राप्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन कुछ घंटों में एक मौत मिशन के बारे में जानने के बाद मैंने स्पीड प्रकार की रहस्यवादी विधि प्राप्त करने का फैसला किया क्योंकि यह एकमात्र ऐसी चीज है जो मुझे शक्तिशाली दुश्मन से भागने में मदद करेगी। मेरा जवाब सुनकर उसने कुछ बटन दबाए और जल्द ही सैकड़ों पुस्तकों के प्रक्षेपण हमारी ओर उड़ते हुए आने लगे। ये 273 स्पीड प्रकार की विधियां हैं जो हमारे संग्रह में हैं, उन्होंने सैकड़ों पुस्तकों को देखते हुए कहा और हमारे सामने प्रकट हुए। क्या आप उन्हें उनकी शक्ति के अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं? मुझे वे कौशल दिखा सकते हैं जो अधिकतम गति देते हैं, मैंने कहा। यदि कोई और समय होता तो मैं निश्चित रूप से यहाँ प्रत्येक रहस्यवादी विधि की जांच करता, क्योंकि यदि भविष्य में मुझे इन कौशलों का सामना करना पड़ता तो मैं बेहतर तरीके से तैयार होता, लेकिन अब मेरे पास ऐसा करने का समय ही नहीं है। मुझे यथाशीघ्र एक शक्तिशाली कौशल का चयन करना है और मृत्यु मिशन के समय से पहले उसका अभ्यास करना है। ठीक है, उन्होंने कहा, अपनी होलोवॉच पर कुछ और बटन दबाते हुए, और लगभग सभी पुस्तकें उड़ गईं, केवल 19 पुस्तकें ही हमारे आसपास तैरती रहीं। जब मैंने शेष बची 19 पुस्तकों को देखा तो पाया कि इनमें से 16 पुस्तकों के कवर सफेद थे, जबकि 3 के कवर काले थे। ये 3 किताबें दूसरों से अलग क्यों हैं? मैंने उन काले कवर वाली किताबों को देखने के लिए पूछा। मैंने पूरे हॉल में नजर दौड़ाए और पाया कि ये काले कवर वाली किताबें बहुत कम हैं। वे यहाँ मौजूद सभी किताबों का 1% से भी कम हो सकती हैं। ये रहस्यवादी विधियाँ बहुत खतरनाक हैं। वे किसी न किसी तरह से उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्होंने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा। तो फिर आप उन्हें क्यों बेचते हैं? मैंने पूछा कि अगर वे इतने खतरनाक हैं तो फिर उन्हें क्यों बेचते हैं? उन्हें बेचने से उनकी दुकान की प्रतिष्ठा धूमिल होगी, उन्हें थोड़े से लाभ के लिए बेचना उचित नहीं है। उन्होंने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि ये विधियां बहुत शक्तिशाली हैं और कुछ लोगों के पास इस दोष से बचने का कोई न कोई तरीका होता है। उसका जवाब सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं, क्योंकि उसने जो कारण शुरू किया वह बहुत ही उचित है। भले ही ये रहस्यवादी तरीके जानलेवा हों, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके पास रहस्य हैं जो इस दोष को दूर कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर मामलों में ये तरीके उन बेवकूफ़ों द्वारा अपनाए गए हैं जिन्हें खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा है। इंटरनेट पर ऐसे बेवकूफ़ों की कहानियां भरी पड़ी हैं जिन्होंने बहुत खतरनाक रहस्यमयी तरीकों का अभ्यास किया और इसके कारण अपनी जान गंवा दी। वे कितने शक्तिशाली हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। अगर ये कौशल पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होते तो उन्हें यहाँ नहीं दिखाया जाता, क्योंकि जब उनके पास सुरक्षित विकल्प होता तो कोई भी उन्हें नहीं खरीदता। ब्लैक बुक्स में सबसे कम शक्तिशाली विधि व्हाइट बुक्स में सबसे शक्तिशाली विधि से दोगुनी शक्तिशाली है, दुबले पतले जेवियर ने कहा। देखो, मैं मदद नहीं कर सका लेकिन एक गहरी सांस ली।
मुझे नहीं पता कि सफेद पुस्तकों में ये विधियां कितनी शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर वे सामान्य गतिविधियों के समान शक्तिशाली हैं, तो काली किताबों में विधियां दोगुनी शक्तिशाली होनी चाहिए, जो पर्याप्त शक्तिशाली है। ब्लैक बुक्स की ओर जाने से पहले मैंने सभी पुस्तकों पर एक नज़र डाली। मेरे पास भी एक छोटा सा रहस्य है। मुझे देखना है कि क्या मेरा रहस्य इन विधियों की घातकता को दरकिनार करने के लिए पर्याप्त है। जीरो फ्लैश, ये पहले कौशल का नाम है। यह आपको तुरंत गति प्रदान करता है। टेलीपोर्टेशन की तरह ही इसमें एक दोष ये था कि इसमें एक घटक को बहुत घातक जहर बनाना पड़ता था जो शरीर को नष्ट कर देता था। इस विधि के प्रथम स्तर का अभ्यास करने के बाद कोई 1 महीने से अधिक समय तक बाहर नहीं रह सकता था। ये काफी अच्छी विधि है और मैं इसे चुनता यदि मुझे ऐसी विधि की आवश्यकता न होती जो मुझे भागने के लिए गति प्रदान करती, न कि निकट दूरी पर यहाँ वहाँ चमकती। तथा जहाँ तक इससे उत्पन्न होने वाले विष का प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि नीरो को इस विधि से उत्पन्न होने वाला शक्तिशाली विष पसंद आता। मैंने अपना सिर हिलाया और दूसरी किताब उठाने से पहले किताब को छोड़ दिया। पहली किताब पढ़ते ही मैंने उसे वापस छोड़ दिया। यह विधि एक फ्रीजिंग बटरफ्लाई है। यह एक बहुत शक्तिशाली विधि है जो बहुत गति देती है, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं कर सका। ये बर्फ प्रकार रहस्यवादी विधि है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिनके पास अग्नि प्रकार की क्षमता या अग्नि संविधान है, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उनके शरीर में तत्व का संघर्ष पैदा करेगा। बस इसे पढ़ने के बाद मैंने पुस्तक को दूर रख दिया। मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि इसमें क्या दोष था। अब केवल एक काली किताब बची थी। अगर यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं थी तो मुझे सफेद कवर वाली कम शक्तिशाली रहस्यवादी विधियों में से एक चुननी होगी। फेदरलाइट अंतिम रहस्यवादी विधि का नाम है। विवरण में कहा गया है कि यह किसी की गति को पंख की तरह नर्म और प्रकाश की तरह तेज बना देगा। यह विधि पूरी तरह से गति प्रकार की विधि नहीं है, या मैं ये कह सकता हूं कि यह एक दुर्लभ गति जोड़ गति प्रकार की रहस्यवादी विधि है। इस विधि से शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर जाती है जिससे शरीर के हर अंग की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। इसलिए इसकी मदद से न केवल मैं तेज दौड़ सका, बल्कि मेरा हर पल भी तेज हो गया। मैंने सोचा था कि चूंकि यह हाइब्रिड प्रकार की विधि है, इसलिए इसकी गति इतनी अधिक नहीं होगी, लेकिन जब मैंने विधि में लिखे गति रिकॉर्ड को देखा तो मैं हैरान रह गया क्योंकि यह तीनों विधियों में सबसे तेज विधि है। ये रहस्यमयी विधि सबसे तेज गति प्रदान करती है, लेकिन ये सबसे जल्दी मृत्यु देने वाली विधि भी है। यह विधि एक अजीब ऊर्जा पर चलती है जो मनुष्यों के लिए बेहद जहरीली है। ये 6 घंटे के भीतर लोगों को मार सकती है। मैं इसे ले लूंगा, मैंने कहा तो उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। सर, चूंकि आपको मैडम रेया ने भेजा है, इसलिए मैं आपको आपके द्वारा चुनी गई विधि के बारे में कुछ रहस्य बताऊंगा, जेवियर ने कहा। ये कहते समय उसका स्वर काफी हल्का हो गया था। इस विधि से हत्या करने में 6 घंटे नहीं लगते, बल्कि 1 घंटे में। यह आपको अपने पहले स्तर के अभ्यास के 1 घंटे के भीतर मार सकता है, जेवियर ने धीरे से कहा। यह सुनकर मेरे चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। क्या यह विधि इसके अंदर लिखी हुई गति ही देती है? मैंने पूछा। हाँ, इसकी गति के बारे में हमने झूठ नहीं बोला, जेवियर ने अपनी छाती को छूते हुए कहा, जैसे वह कसम खा रहा हो। अच्छा, मैं इस विधि और इसके प्रथम और द्वितीय स्तर के अभ्यास के लिए आवश्यक सामग्री को ले लूंगा, उन्हें यथाशीघ्र तैयार करूंगा, मैंने पुस्तक जारी करते हुए कहा। वह पुस्तक केवल एक प्रक्षेपण थी जिसमें विवरण था। जब मैं इसके लिए भुगतान करूंगा तो वह वास्तविक पुस्तक होगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है सर, 10 मिनट में सब कुछ तैयार हो जाएगा, उसने होलोवॉच के कुछ बटन दबाते हुए कहा। सर, क्या आपको कुछ और चाहिए? जेवियर ने पूछा, जिसके जवाब में मैंने अपना सिर हिला दिया। उसके बाद मैं उसके साथ हमारे क्षेत्र की जांच करने के लिए चला गया और अपनी चीजों के आने का इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद एक महिला एक छोटा सा स्टोरेज बैग और एक केस पकड़े हुए आए। सर, आप भुगतान करने से पहले चीज का निरीक्षण कर लें, जेवियर ने कहा। मैं समारोह में खड़ा नहीं हुआ और स्टोरेज में हर चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। ये सब ठीक है, मैंने कहा और उसे अलग अलग स्टोरेज सौंप दिया, क्योंकि उस स्टोरेज में मैना क्रिस्टल की भारी मात्रा थी जिसके लिए मैं उन्हें भुगतान कर रहा था। यहाँ तक कि मुझे भी परेशानी महसूस हुई क्योंकि इसने मेरे मैना क्रिस्टल रिजर्व का काफी बड़ा हिस्सा ले लिया। सर, अब आप क्रिस्टल पर अपना हाथ दबा सकते हैं। रहस्यमय विधि का ज्ञान स्वतः ही आपकी चेतना में स्थानांतरित हो जाएगा, जेवियर ने कहा। मैंने सिर हिलाया और क्रिस्टल पर हाथ दबाया और अगले ही पल मेरी चेतना में सूचनाओं की बौछार हुई जिससे मेरा दिमाग कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया।
ये कौशल को हस्तांतरित करने का एक बहुत ही चालाक तरीका है। इस तरह से विधि पर लगाए गए प्रतिबंध के साथ मैं इन विधियों को दूसरों को तब तक नहीं दे पाऊंगा जब तक मैं इसका पूरी तरह से अभ्यास नहीं कर लेता, जो बहुत कम लोग कर सकते हैं, विशेष रूप से यह विधि, क्योंकि इसके अंतिम स्तर के लिए पीक एडेमेंटाइन की शक्ति की आवश्यकता होती है। आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई सर, कृपया अगली बार जब आप बाजार आएं तो हमारे स्टोर पर अवश्य आएं, जेवियर ने कहा। मैंने सिर हिलाया और टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर चल दिया। ब्लैक मार्केट में प्रवेश किए हुए मुझे 1.5 घंटा हो चुका था। अब मेरे पास विधि के प्रथम स्तर का अभ्यास करने के लिए 5 घंटे से कुछ अधिक समय है। मुझे आशा है कि मैं ऐसा करने में सक्षम हो जाऊंगा। वापस लौटने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, इसलिए मैं सीधे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में चला गया और खुद को उस जगह से बिल्कुल अलग पाया जहां मैं गया था। ब्लैक मार्केट के प्रवेश और निकास बिंदु एक दूसरे से अलग हैं। मैंने जो निकास चुना वह उस होटल के सबसे करीब है जिसे मैंने अत्यधिक कीमत पर बुक किया था। कोई भी व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान में किसी अपराधी को नहीं चाहता है, और जो लोग अपराधियों को स्वीकार करते हैं वे कानून की परवाह किए बिना बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे हाथ पैर तक वसूल लेते हैं। जिस होटल में मैंने बुकिंग की थी उसने मुझसे सामान्य रूप से दिए जाने वाले शुल्क से 5 गुना अधिक शुल्क लिया। ये क्रोधित करने वाला है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक अपराधी हूं और ग्रिम युद्ध क्षेत्र में अपराधियों के पास सबसे कम अधिकार हैं। होटल के कमरे में घुसते ही मैं सीधे नहाने चला गया। हालांकि मेरे पास जो थोड़ा समय था उसमें ये समय की बर्बादी हो सकती थी, लेकिन मुझे इसके बिना ही इसे सहना पड़ा। मैं तरोताजा और शांत महसूस नहीं कर पाऊंगा, जो कि उस खतरनाक विधि का अभ्यास शुरू करने से पहले जरूरी है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उससे मैं बहुत अधिक तनाव में आ गया था। मैं बस कुछ मिनटों के लिए अच्छा महसूस करना चाहता था, उसके बाद मैं कोई और खतरनाक काम करना शुरू कर देता। मैं शॉवर से बाहर निकला और पाया कि एशलिन मेरे द्वारा ऑर्डर किया गया खाना खा रही थी। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाकी सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वह कभी नहीं बदलेगी, और कुछ ऐसा देखना जो कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अच्छा लगा। मैंने होटल के जिस कमरे को बुक किया था उसके प्रैक्टिस रूम की ओर जाने से पहले मैंने 1 मिनट तक उसकी तरफ देखा। उन्होंने मुझसे 5 गुना ज्यादा पैसे लिए होंगे, लेकिन वे जो सेवाएं दे रहे हैं वे भी बहुत बढ़िया हैं। यहाँ सब कुछ अत्याधुनिक है, जिसमें एक लचीली संरचना शीट भी शामिल है। पहले से ही नक्काशीदार संरचना शीट के विपरीत इसे किसी भी समय उकेरा जा सकता है। यहाँ मुझे छोटी सतह का निर्माण करना होगा। ये बड़े आकार में दिखाई देगा, और ड्राइंग समाप्त करने के बाद मुझे वाल्व में फॉर्मेशन स्याही डालनी होगी और यह सामान्य फॉर्मेशन शीट की तरह फॉर्मेशन पर फैल जाएगा। ये प्रक्रिया जटिल लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत समय लेने वाली है और इसमें गलतियां होने की संभावना कम है, जो कई बार तब होती है जब कोई व्यक्ति स्याही के निर्माण से सीधे निर्माण करता है। मुझे संरचना बनाने में 20 मिनट लगे और मैंने इसे दोबारा जांचा। इसे बनाने के बाद मैंने संरचना स्याही बनाना शुरू किया और इस बार मैंने व्हाइट ग्रेड ओरिजिन वाटर की 100 बूंदें डाली। मैं और भी डाल सकता था, लेकिन यह इसकी सहन करने की सीमा है। फॉर्मेशन स्याही बनाने के बाद मैं फॉर्मेशन के केंद्र की ओर बढ़ने से पहले वाल्व में आधी स्याही उतारता हूं। मैं फॉर्मेशन में हर रून के माध्यम से स्याही फैलती हुई देख सकता था। ये देखने के बाद कि स्याही हर रून में समान रूप से फैल गई है, मैंने अपने नग्न शरीर पर संरचना बनाना शुरू कर दिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबसे अधिक समय लगता है, लेकिन इसमें बहुत सावधानी बरतनी होती है क्योंकि फर्श पर रून बनाना और शरीर पर रून बनाना पूरी तरह से अलग बात है। मुझे इस संरचना को पूरी तरह से अपने ऊपर बनाने में लगभग 1 घंटा लगा। अगर यह मेरी दूसरी मिस्टिक विधि का निर्माण होता तो मुझे 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। फेदरलाइट का निर्माण काफी जटिल है। संरचना बनाने के बाद मैंने सामग्रियों को उनके स्थान पर रखना शुरू कर दिया, और मुझे कहना होगा कि कौशल के लिए आवश्यक सामग्री काफी बड़ी है। भनभनाना। जैसे ही मैंने सभी चीजों को उनके स्थानों पर रखा, मैंने संरचना को सक्रिय किया और देखा। प्रत्येक रहस्यवादी विधि के प्रथम स्तर में अधिक समय लगा और अन्य स्तरों में अधिक समय लगा क्योंकि इसने अन्य स्तरों के लिए आधार बनाया। freewebnovel.com। मेरी पिछली रहस्यवादी विधि के विपरीत, जहां रेत मुख्य घटक के रूप में काम करती थी और अन्य सभी सामग्री मिश्रित होती थी, इस विधि में कोई मुख्य घटक नहीं था। यहाँ कई सामग्रियों का सार एक समूह के रूप में काम करेगा, इससे पहले कि वे एक में विलीन हो जाएं।
1 घंटे के दौरान यही हुआ। भौतिक तत्वों के सार ने सभी मिश्रित सारों को एक में मिला दिया, जिससे अर्ध तरल पदार्थ का एक बैंगनी रंग का गोला बन गया, जो अब थोड़ा थोड़ा करके मेरे शरीर में ऊपर जा रहा है और मेरे सीने पर लगे रूनिक पंख को भर रहा है। भनभनाना। रूनिक पंख को बैंगनी सत्व से भरने में 10 मिनट से कुछ अधिक समय लगा। जैसे ही मैंने ऐसा किया, संरचना अधिक चमकीली हो गई, क्योंकि इसने संरचना से ऊर्जा को चूसना शुरू कर दिया। संरचना धूल में बिखरने लगी और केवल रूनिक पंख ही शेष रह गया। लानत है। सारी ऊर्जा सोखने के बाद पंख मेरे अंदर रिसने लगा, और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे दर्द महसूस होने लगा। मेरी दूसरी विधि भी इस प्रक्रिया के दौरान उत्पादन करती है, लेकिन इतना नहीं। दूसरों के लिए ये पंख देखने में अच्छा लग सकता है। ये धीरे धीरे मेरी त्वचा के अंदर रिस रहा है, लेकिन केवल मैं ही जानता हूं कि अंदर रिसते समय यह मेरी छाती को कैसे चीर रहा है। यह मेरे अंदर घुसते ही चीखने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। समय बीतता गया और पंख धीरे धीरे मेरे अंदर रिसने लगा, और 15 मिनट बाद मैंने अपने हृदय स्थान में रूनिक लिली के ठीक बगल में उसे पाया, और अपने प्रथम स्तर पर होने के बावजूद ये रूनिक लिली को थोड़ा दबा रहा था। भनभनाना। मेरा दिल आखिरकार शांत हो गया था, क्योंकि अराजकता को कुचलने वाला पवित्र टॉवर सक्रिय हो गया था और मेरे दिल में इकट्ठा हो रही बैंगनी ऊर्जा को ढक दिया था। ये बैंगनी ऊर्जा बहुत जहरीली है। मैं इसकी क्रूरता को महसूस कर सकता था। अगर रिफाइनमेंट टॉवर से आने वाली रोशनी इसे कैद कर लेती, तो यह मेरे शरीर को चीरना शुरू कर देती। दुनिया में कई तरह की ऊर्जाएं मौजूद हैं। कुछ मनुष्यों के लिए उपयुक्त है, जबकि अन्य नहीं, और बैंगनी ऊर्जा उन ऊर्जाओं में से एक है जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। किसी ने यह विधि ग्रिम मॉन्स्टर से ली होगी। मानवीय रहस्यवादी विधियां दुष्ट नहीं हैं। मैंने रिफाइनमेंट इंजन को सक्रिय करने से पहले कुछ समय तक वायलेट ऊर्जा को देखा और इसे रिफाइन करना शुरू किया। जब मैं इसे रिफाइन कर रहा था, तो मुझे पता चला कि वायलेट ऊर्जा का स्तर काफी ऊंचा है, और टॉवर का पहला स्तर इसे रिफाइन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं इसे शोधन के लिए दूसरी मंजिल पर ले गया, और कुछ समय बाद टॉवर से गहरी बैंगनी ऊर्जा निकली। ये गहरी बैंगनी ऊर्जा टॉवर लाइट में बंद बैंगनी ऊर्जा से अलग है। ये खतरनाक नहीं लगता, इसके बजाय ये गर्मी का एहसास देता है। ऐसा लगता है जैसे टॉवर ने पूरे जहरीले तत्व को परिष्कृत करके उससे पूरी तरह से अलग बना दिया है, जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि डार्क वायलेट ऊर्जा सामान्य वायलेट ऊर्जा से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसका मतलब है कि पहले से ही शक्तिशाली विधि 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो गई है। ये शक्तिशाली हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसका पूरी क्षमता से उपयोग कर पाऊंगी। मैं केवल 2 सितारा गोल्डन एलिट हूं। मेरे लिए इस विधि को इसकी पूरी क्षमता के रूप में उपयोग करना बहुत कठिन होगा, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि मैं इस रहस्यमय विधि में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता हूं। मेरी दूसरी रहस्यमय विधि में मुझे एक बार में कम से कम 1 पंखुड़ी जितनी ऊर्जा का उपयोग करना था। मैं आधी पंखुड़ी जितनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। यदि मैं 1.5 पंखुड़ी जितनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहूं, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए या तो मुझे 1 पंखुड़ी जितनी ऊर्जा का उपयोग करना होगा, या 2 पंखुड़ी जितनी ऊर्जा का। लेकिन फेदरलाइट में मैं जितनी चाहूं उतनी ऊर्जा का उपयोग कर सकता हूं, बशर्ते मैं उसका उपयोग कर सकूं।